जारी करने की शक्ति है। साथ ही जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनके पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो आपको इनके लिए ना आर्टिकल मुझे बताना है कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो इनके लिए लगता है। ठीक है, राहुल पल्ले से पल्ला बांध करके घूमेंगे है ना, खाना पीना तो है नहीं। हाँ राहुल, आप भी ऐसे ही करोगे? चलिए जल्दी से क्लास में फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करो। बातें बाद में, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में 5 मिनट में आप लोगों को बातों का ही समय दूंगी, तब बातें करना, लेकिन अभी ना पढ़ाई कर लो पहले। चलिए बताएंगे जल्दी से कि कौन से अधिनियम के तहत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो बिल्कुल सही है, भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1861 आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके तहत में जो कि गवर्नर जनरल थे उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। वहीं अगर हम अपने बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति जी के पास बात करते हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत में इनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और गवर्नर की बात करते हैं तो 213। और ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आंसर करना शुरू करना क्या रहेगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि आरक्षित जैव मंडल के भाग का निर्माण करता है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज की बात करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे कि 3 जोन में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, आउटर जोन होगा, इनर वाला एंड एकदम इनर वाला जिसे कि कोर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कि वन्य जीव होते हैं वे रहते हैं, बाहर जो लोग मॉनिटरिंग करते हैं यानी कि इनके ऊपर निगरानी रखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, वे रहते हैं। और जो बाहर लोग रहते हैं वह आम लोग रहते हैं, जनरली जैसे कि हम रह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वन्य जीवों से हमारी भी सुरक्षा रहती है और हमसे वन्य जीवों की भी सुरक्षा रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जंगली जानवर हैं वो इंसानों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों से भी उनको बराबर नुकसान होता है। जैसे कि आपने शिकार करने का देखा होगा, अक्सर न्यूज में भी चीजें आती रहती हैं। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज होते हैं 3 जोन में डिवाइड होते हैं, है ना। और इस साथ ही अगर हम भारत में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। ठीक है, जिसमें से जो 12 है, 18 तो है भारत के और जो 12 है यह है यूनेस्को के, यह यूनेस्को के जो कि मैन प्रोग्राम है इसके अंदर शामिल किया हुआ है इनको। ठीक है, याद रखिएगा। अब बताओ जल्दी से फटाफट से क्या भाई अपना जो आंसर है वह हमारा यहाँ पर रहेगा नीलगिरी। देखो नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया घोषित किया गया था वह 1986 में किया गया था और सबसे पहला नीलगिरी ही था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी की बात करते हैं तो यह 3 राज्यों से अपना एरिया जो मतलब की क्षेत्रफल है इसका एरिया है वह शेयर करता है। तमिलनाडु से करता है, केरल से करता है और कर्नाटक राज्य से करता है। ये 3 राज्य है जहां पर की नीलगिरी की जो रेंज है वह फैली हुई है। ठीक है, नीलगिरी की जो रेंज है वह यहाँ पर फैली हुई है, याद रखिएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बांदीपुर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान होगा, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य होगा, काली बाघ अभ्यारण्य होगा या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होगा सबसे बड़ा। अभी देखेंगे हिमालय सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताओ। अच्छा पंकज, चलिए जल्दी से बताइए कि आंसर जो की है भाई हमारा यहाँ पर क्या अपना आंसर रहेगा, फटाफट से जल्दी से बताओ। बांदीपुर, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा बांदीपुर। और बांदीपुर की बात करते हैं, ये कहां पर है, यह है कर्नाटक राज्य में। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके साथ ही काली बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये कर्नाटक राज्य में है। पेरियार की बात करेंगे तो यह केरल राज्य में है। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कौन सा है, बताओ जरा। सबसे बड़ा जो कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वह कौन सा है भारत में, बताओ। और साथ ही स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे के बारे में भी आपको बताना है। जल्दी से आंसर करके बताओ, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वह कौन सा है। जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा जो कि है वह कौन सा है, बताओ जल्दी से। सबसे बड़े की बात करते हैं तो यह है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है। और इसके एरिया की बात करेंगे तो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो यह है डिब्रू सेखोवा है जो कि असम राज्य में है। ठीक है, और इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका जो एरिया है वह 765 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। हाल ही में भारत से जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया घोषित किया गया था, यानी कि अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं जो हाल ही में घोषित किया गया है वह कौन सा है, तो वह 2011 में पन्ना को भारत के बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के रूप में घोषित किया गया था। और यह मध्य प्रदेश में, जो कि आपने पन्ना नेशनल पार्क के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, क्लियर। सबसे बड़ा जो कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है ना भारत में वह गल्फ ऑफ मन्नार है। आपसे सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के बारे में पूछा गया था। ठीक है, भारत में 18 है, लेकिन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है जो कि यूनेस्को के मेंस प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है। 18 के 18 शामिल नहीं है, 12 शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा फटाफट से क्या हो जाएगा। और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हिमालय मिक्स की बात करेंगे तो वह कंचनजंगा है जिसे कि खंगचोंगजिंगा भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट नेहा 15 मिनट कौन से, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे कि तेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है, यह आपको बताना है। तेयम की बात करते हैं तो इसमें जो कि एक व्यक्ति होता है वह
भगवान जी के एक स्वरूप का वेश धारण करके नृत्य करता है। और ये जो डांस किया जाता है यह भगवान जी के आशीर्वाद को पाने के लिए किया जाता है। जनरली यह जो डांस है वह केरल राज्य में और कर्नाटक राज्य में किया जाता है। तो आंसर जो कि आपका है वह क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, यह दो राज्यों में किया जाता है, एक तो केरल राज्य में और एक कर्नाटक राज्य में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखना अपना जो आंसर है सेकंड ऑप्शन रहेगा, केरल और कर्नाटक राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आंसर करना कि निम्नलिखित में से कौन भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष होगा, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा। यदि हम ओएनजीसी की बात करते हैं तो यह भारत की लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कंपनी है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहां पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथ ही यह भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, याद रखना। और इसे 2010 में भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया। भारत की महारत्न कंपनियों में इसे शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताओ क्या हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, नए अध्यक्ष। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखो यदि चेयरमैन की बात करें हम यहाँ पर, तो वर्तमान समय में यहाँ पे राजेश श्रीवास्तव तो चेयरमैन है, श्रीवास्तव चेयरमैन है। बट यदि हम यहाँ पर सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो वह अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह अरुण कुमार सिंह है, याद रखना। हाँ बिल्कुल। अब नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बाकी सभी से पूछना है। अच्छा ये बताओ कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, उनका नाम बताइए। चलिए सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट वुमेन, नेहा, बहुत बढ़िया। भाई ऐसे बोलो जैसे कि मैंने आप लोगों को शादी में नहीं बुलाया, जैसे कि मैंने तो चुपके चुपके शादी करी थी। बताया तो था ही नहीं आप लोगों को, मैंने बताया था। अलका मित्तल, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, अलका मित्तल। जो क्लास में रेगुलर स्टूडेंट आते हैं ना उनको पता है कि मैंने बताया था। हाँ हाँ भाई, नेहा बताया था ना। आर्या हाथ धो करके नहीं, नहा धोकर के पीछे पड़ गए हैं। हाथ धोना छोटी बात होती है, नहा धोकर के पीछे पड़ना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं निहारिका, चलिए कार्ड नहीं आया। शिल्पी मेरे पास सभी का एड्रेस नहीं था, एक ऑनलाइन माध्यम था जिसके थ्रू मैं आप लोग को बता सकती थी और मैंने बताया था। बिल्कुल देखो मिस्टर परफेक्ट, बिल्कुल सबको पता है कि जो क्लास में आए थे डेली आर्या, कि मैंने क्लास में बताया था। आप लोग क्लास में नहीं आए थे, आपकी गलती है, मेरे ऊपर मत डालो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू निखिल। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी डेली हम लोग क्लास करेंगे। अब क्लास की बारी है भाई, बहुत हो गया मस्ती, अब करते क्लास। जी नेहा इंस्टाग्राम से, हाँ बिल्कुल मैंने इंस्टा से भी बल्कि बता करके भी गई थी आप लोगों को भी क्लास में ना। चलिए आंसर करेंगे। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया, तो यह क्या हो जाएगा, रूस। रूस को निलंबित किया गया था। ठीक है, इसके और यूक्रेन, जो कि इसने यूक्रेन पर वॉर की स्टार्टिंग की थी, इसकी इन हरकतों की वजह से इसे निलंबित किया गया था। साथ ही मानवाधिकार परिषद की यदि हम बात करते हैं तो यूएनजीए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। 47 यानी कि 47 संयुक्त राष्ट्रों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसमें सबसे ज्यादा जो सीट है, जो कि यहाँ पर लोगों को नियुक्त किया जाता है, सबसे ज्यादा जो इसकी सीट्स हैं वह अफ्रीका में है, जो कि 13 सीट्स हैं इसकी। और साथ ही एशिया प्रशांत प्रशांत क्षेत्र में भी इसकी 13 सीटें हैं, जो कि मैक्सिमम सीट इसकी आती है। ठीक है, मानव अधिकार परिषद की, याद रखना। बाकी भाई इसका मुख्यालय भी याद रखना, कभी कभी आप लोगों से मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और जिनेवा की बात करते हैं, यह स्विट्जरलैंड का शहर है। ठीक है, धन्यवाद एग्जाम्पल फैन, धन्यवाद। बिल्कुल। अब बाकी और दिमाग में तो कुछ जाएगा ही नहीं, जिसका जैसा दिमाग होता है वैसी उसकी बातें होती है। जाना चाहिए था अब नहीं। अच्छा चलिए बाकी बात बाद में करना, लास्ट में पहले एक बार पढ़ाई कर लो। लास्ट में ना 5 मिनट आप लोगों को बिल्कुल मैं बात करने के लिए दूंगी, क्योंकि मुझे लगा पढ़ाई से ज्यादा आप सभी बेचैन हैं बात करने के लिए। तो लास्ट में 5 मिनट अभी पढ़ाई करो चुपचाप से, एकदम शांति से, अच्छे बच्चों की तरह। चलिए आंसर करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। यदि मैं अभी हाल ही में लेटेस्ट रैंक की बात करूं भारत की, तो लेटेस्ट रैंक जो की है अभी लास्ट टाइम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जो की है, इसका 10वां संस्करण जारी किया गया है। इसका 10वां संस्करण जारी किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि सबसे खुशहाल जो देश है, सबसे खुशहाल देश जो कि है वह कौन सा है, वह है फिनलैंड। फिनलैंड देश सबसे खुशहाल है, यानी कि यह पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो यह है आइसलैंड। यह तीसरे नंबर पर है। और भारत की बात करेंगे तो भारत अभी लेटेस्ट 136 रैंक पर है। और अगर हम सबसे बॉटम की बात करें, यानी कि जो कि सबसे अंतिम पर है, जो सबसे ज्यादा दुखी है वह है अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान जो कि है यह सबसे बॉटम पर है। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट टाइम अभी 10th नंबर का एडिशन जारी किया गया है। लास्ट में बातें करना, लास्ट में अभी फिलहाल चुपचाप से ना पढ़ाई करो एकदम अच्छे बच्चों की तरह। चलो, किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है, ये आपको बताना है। ग्लास बॉटम ब्रिज, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यह 632 मीटर यह लंबा है, यह ब्रिज। और यह दुनिया का सबसे इसकी बात करते हैं तो यह सबसे लंबा बनाया गया है। आपने देखा होगा ना कि
दो वैलीज होती हैं, उसके बीच में एक जगह से आपको दूसरी जगह पर जाना है वैलीज में, तो ब्रिज बना हुआ होता है ना, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ होता है। तो यह एक ग्लास ब्रिज है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और हिम्मत मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया गया है। और इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम की जो कि राजधानी है ना हनोई, हनोई से कुछ ही दूरी पर यह बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा, वियतनाम। देन नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। अपना भाई जरा याद रखिएगा कि अभी आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी के लिए और यूपी कांस्टेबल 2023 की एक अच्छे तरीके से और एकदम स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करके कंप्लीट तैयारी जो की है वह आप लोग रक्षक बैच में कर सकते हैं। इसमें आपकी डेली, जैसे कि एग्जाम्पल में चाहे आपका यूट्यूब है कि एप्लीकेशन है, आप लोग को लाइव क्लासेस दी जाती है, पीडीएफ नोट्स होंगे जो कि बोर्ड पर आपके हैंड रिटन नोट होंगे और जो कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत पड़ती है वह सभी आपको दिए जाएंगे। साथ ही डेली प्रैक्टिस पेपर इसमें आप लोगों को मिलेंगे कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसके प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको कितनी चीजें आई हैं वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको सिलेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी इसमें आपका किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसमें याद रखिएगा कि जो ये चीजें हैं वह आप लोगों को एग्जाम 70 कोड का यूज करके 599 रुपए में यह बैच आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ पर यूपी कांस्टेबल 2023 लेते हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेते हैं तो यह आपको एग्जाम 700 कोड का यूज करने पर आपको यह जो की है वह पड़ेगा कितने में, 599 रुपए में पड़ेगा। तो क्लासेस आपकी चल रही है, आप इसको ज्वाइन करके स्टार्टिंग से लेकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा जी। एमटीएस के लिए चल ही रही है अपनी क्लासेस, फटाफट से आंसर कीजिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभियान में भारत पदक तालिका में चौथे सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभरा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के कुल कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। याद रखना इस बार के जो कि कॉमनवेल्थ गेम है इनसे आपको अपने एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए हैं, क्योंकि इनकी अगर बात करते हैं तो यह 28 जुलाई से लेकर के 2022 में 8 अगस्त तक हुए हैं 2022 में। और भारत ने इस बार, भारत का जो एक्सपीरियंस रहा था वह 18वें नंबर का रहा था, भारत का एक्सपीरियंस, ठीक है, 18वें नंबर का रहा था। अच्छा ये बताओ कि ये हुए कहां पर थे, लोकेशन बताइए। कॉमनवेल्थ गेम लास्ट टाइम हुए कहां पर थे। बाकी भारत ने इसमें 61 पदक इसमें हमने जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 61 पदक इस बार इसमें हमने जीते हैं, जिसमें से कि हमने 22 तो अपने गोल्ड जीते हैं, प्लस 16 हमने सिल्वर जीते हैं, प्लस 23 हमने ब्रॉन्ज पदक यहाँ पर जीते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीते हैं भारत की ओर से वह शरद कमल ने जीते हैं। शरद कमल की बात करते हैं, यह टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस से यह बिलोंग करते हैं और इन्होंने 3 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। शरद कमल तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं और इन्हें 2022 का खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, याद रखना। भारत में खेल जगत में हाईएस्ट पदक जो दिया जाता है ना खेल में, वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, वह है। ठीक है, जो कि इन्हें 2022 में मिला है शरद कमल को। ये बताइए कि ये कहां पर हुए हैं लास्ट टाइम, और अपकमिंग जो है, अपकमिंग जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहां पर होंगे, फटाफट से चलिए बताइए। वैसे ये सभी पॉइंट्स मैं आप लोगों को पहले भी छुट्टियों पर जाने से पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से बताइए। भारत में सिर्फ एक बार किया गया है कॉमनवेल्थ गेम का, भारत ने सिर्फ 2010 में होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम को, और जो कि कहां पर हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। भारत ने सिर्फ एक बार ही इनका आयोजन किया है कॉमनवेल्थ गेम का। बताओ जल्दी से, आएंगे लखनऊ भी आएंगे, पहले यहाँ पे पढ़ाई कर लो, पहले नोएडा से पढ़ाई कर लो, फिर लखनऊ में यहाँ करके भी पढ़ाई कराएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा आने वाले और लास्ट टाइम कहां पर हुए ये आपको बताना है फटाफट से। अगला ऑस्ट्रेलिया में होगा और लास्ट कहां पर रहा है, जल्दी से। आने वाले की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और 2022 में कहां पर इनका आयोजन किया गया था, 2022 में कहां पर इनका आयोजन किया गया था, बर्मिंघम, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया था, जो कि इंग्लैंड का यह शहर है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर कीजिएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, आंसर कीजिएगा। और वर्तमान समय में इसकी जो मिनिस्ट्री है यानी कि जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है वह भी कौन है, बताएंगे जल्दी से। जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और कहाँ से सांसद हैं, उड़ीसा से सांसद है, उड़ीसा से वह सांसद है। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा, अश्विनी अनिल कुमार लाहोटी जो कि है, यह तो प्रेजेंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंडियन रेलवे बोर्ड के। और अगर हम अपने रेलवे मिनिस्टर की बात करते हैं तो कौन है, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जो कि भाई उड़ीसा से सांसद है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि सेला नृत्य रूप देश राज्य में किया जाता है, यह नृत्य कहां पर किया जाता है यह आपको बताना है। इस नृत्य की बात करते हैं तो यह हार्वेस्ट यानी कि फसल के कटने के बाद, फसल के कटने के बाद इस नृत्य का आयोजन करते हैं, जो कि लोग खुशी से कि भगवान जी की कृपा से उनके यहाँ पर अच्छी फसल हुई है और फसल के कटने पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह जो नृत्य है यह छत्तीसगढ़ में भी होता है और छत्तीसगढ़ के साथ में यह मध्य प्रदेश राज्य में भी होता है। ठीक है, याद रखना 2 राज्यों में यह नृत्य किया जाता है, एक तो मध्य प्रदेश में और एक छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य के और नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर पंथी नृत्य होता है, यहाँ पे पंडवानी नृत्य होता है, यहाँ पे सुवा नृत्य होता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर राउत नाच जो कि है यह भी नृत्य किया जाता है और यहाँ पर कर्मा नाच भी यहाँ पर किया जाता है। यह सभी के सभी जो डांस फॉर्म है ना वह छत्तीसगढ़ राज्य की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा,
जी बिल्कुल, के सोन, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से एकदम शांत मन से देना, ठीक है। सरहुल जनरली झारखंड के लिए जाना जाता है, जो कि फसल के लिए ही किया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। चलिए आंसर करके बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहां पर, पिंजौर में, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, पिंजौर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, बताएंगे। जो कि सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या भी अपना जो आंसर है वह हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से बताएंगे जल्दी से, क्या अपना आंसर जो कि है हमारा यहाँ पर रहेगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से, क्या हो जाएगा, 43B, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा भाई, 43B जो कि है अपना सही आंसर रहेगा। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है, आंसर करेंगे। सरयू नदी के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अयोध्या जो कि शहर है यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो भाई यह सरयू नदी के किनारे पर ही स्थित है, सरयू नदी के किनारे पर यह स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर करके बताएंगे कि यह जो नदी है वह किस राज्य में स्थित है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई। इस नदी की बात करते हैं तो यह किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है, फटाफट से किस राज्य में यह स्थित है यह आपको बताना है। चलिए बिल्कुल सही। इसकी अगर बात करते हैं तो यह उत्तराखंड राज्य से इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है सरयू नदी की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करके बताना आप लोग कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था, आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग पंकज, क्लास में जरा टाइम से आया करो डेली, अब अपनी जो क्लास है भाई कंटिन्यू हो चुकी है। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो यह 1848 से लेकर के 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा था, जिसने की राज्य हड़प नीति को इसने ही भारत में स्टार्ट किया था। जो अलग अलग गवर्नर जनरल आ रहे थे वह भारत को लूटने के लिए अपनी अलग अलग नीतियां बना रहे थे, जिसमें कि राज्य हड़प नीति के तहत में इसने जैसे कि सतारा हुआ, झांसी हुआ, इन सभी को इसने हड़पा था। बाकी लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत का जो कि क्रेडिट जाता है वह लॉर्ड डलहौजी को जाता है, और भारत में रेलवे की जो कि शुरुआत की थी, रेलवे की शुरुआत जो की थी वह भी लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी, ठीक है, याद रखिएगा। यह 1848 से लेकर के 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है। यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं, प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो भारत में लगभग अप्रोक्स 8 ज्वालामुखी है जो कि पाई जाती है, जिसमें से सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है, और यह जो एक्टिव वोल्केनो है यह कौन सी है, यह है बैरन ज्वालामुखी। कौन सी है, बैरन ज्वालामुखी है, और यह अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो कि है यह छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बने हैं, तो उनमें से ही एक छोटा द्वीप है बैरन, जहां पर कि बैरन एक्टिव वोल्केनो है, जो कि 2017 के समय पर 17 के समय पर यह एक्टिव हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था, ये आपको बताना है। अंडमान निकोबार, छोटी बिल्कुल सीखा, सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है एक लवर्स। लेट कैसे हो गए आप क्लास में आने के लिए, कल से 10 बजे एकदम क्लास में आप लोग आ जाओ। चलिए इंग्लिश की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, यदि हम पेपर के आविष्कार की बात करते हैं तो चीन को क्रेडिट जाता है। बाकी इन दी जनरल वे में एक पेपर के रूप में जो कि पेपर कागज जो पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल से पेपर का सबसे पहली बार यहाँ पर यूज किया गया था। तो एमएसआर जो कि रशिया के व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहली बार पेपर को सार्वजनिक रूप से 19वीं शताब्दी में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इनके बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड वाइड फंड के लोगों पर कौन सा जानवर लगा है, फटाफट से बताएंगे। वर्ल्ड वाइड फंड के लोगों पर कौन से जानवर की जो फोटो है वह लगी हुई है, चलिए फटाफट से आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा भाई। कौन से जानवर की जो फोटो है वह इस पर लगी हुई है, आंसर कीजिएगा। बाकी इसकी स्थापना के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है, ग्लैंड, और ग्लैंड की बात करते हैं तो भाई यह है स्विट्जरलैंड, यह है स्विट्जरलैंड का शहर है ग्लैंड, ठीक है, जहां पर कि इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में मैक्रो लंबर्टिनी जो कि है वह यहाँ के डायरेक्टर जनरल है, ये क्या है, यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस पर पांडा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, वह पांडा इसके लोगों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहली बार यह जो पांडा है वह चाइना में देखे गए थे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पांडा, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट से आंसर करके बताना आप लोग क्या रहेगा। भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है, चलिए आंसर कीजिएगा। भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, खुशबू। मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता रही हूं, एक टैग है यानी कि नियंत्रक और महाली है, बताइएगा इनकी यह रचना है जो कि किस भाषा में लिखी गई है, यह आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, फारसी भाषा में, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, फारसी भाषा में। बाकी राजा राममोहन राय की बात करते हैं तो राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने किस समाज की स्थापना के लिए इन्होंने जाना जाता है, बताइए। इस समाज की स्थापना के लिए इन्हें जाना जाता है जो कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था, साथ ही बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज,
क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज। सबसे पहले इन्होंने 1814 से लेकर के 1850 के बीच इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी और आत्मीय सभा को 1828 में ब्रह्म सभा बना दिया गया था। ब्रह्म सभा बना दिया गया था और बाद में इसे चेंज करके ब्रह्म समाज बना दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, बताइए। अमेजिंग, मुझे ये पता नहीं है, मैं बाकी आपको ना चेक करके कल बता पाऊंगी, ठीक है। जल्दी से आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा, दाएं सिरे पर, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, दाएं सिरे से फहराया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जो कि आप लोगों को कुछ जगह के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की जो की क्रांति थी, है ना, इसके जो विद्रोह कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से, उनके नाम आपको दिए गए हैं। जैसे कि कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहब जो कि है वह कानपुर से विद्रोह कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो ये झांसी से विद्रोह कर रही थी। तात्या टोपे की बात करते हैं ये ग्वालियर से विद्रोह कर रहे थे। और कुंवर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार से विद्रोह कर रहे थे, ना कि यह इलाहाबाद से विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, डी बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ कि इलाहाबाद से कौन कर रहे थे, इलाहाबाद से कौन कर रहे थे। कुंवर सिंह के बारे में आपको बता दिया कि ये बिहार से कर रहे थे, फिर इलाहाबाद से कौन कर रहे थे, लियाकत अली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, लियाकत अली, लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी का मार्च 2022 को संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चलिए आंसर करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर आपको आंसर करना है, नहीं तो आप लोग गलत कर दोगे। चलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या आंसर भाई हमारा यहाँ पे अपना रहेगा, फटाफट से। चलिए क्या हो जाएगा बताना है आप लोगों को, क्या भाई अपना जो कि आंसर है वह हमारा यहाँ पे रहेगा शेन वॉर्न, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा शेन वॉर्न। इनकी बात करते हैं तो इनका 4 मार्च 2022 को निधन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉर्न। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। नूर 2 जो कि उपग्रह है यह किसने लॉन्च किया था, तो ईरान ने, क्या हो जाएगा, ईरान। हाल ही में जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है ना, जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, चाहे वह भारत के हो, ठीक है, या फिर कोई अन्य देश है जो कि स्टार्टिंग कर रहा है, होता है ना कि वह शुरुआत कर रहा है अंतरिक्ष में अपनी पकड़ को बनाने के लिए, तो या फिर मिसाइल डेवलप कर रहा है कि उपग्रह को लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, तो ये सभी जो आपकी करंट की चीजें होती है ना, इनको आप लिख करके याद किया करो। जब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना तो इनके पूरे सेक्शन बनाया करो कि यहाँ पे हाल ही में जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, यहाँ पर जो हाल ही में लेटेस्ट बुक आई है, जो हाल ही में डेज स्टार्ट किए गए हैं या मनाए गए हैं, तो उनकी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करके रखा करो अपने पास। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे, ईरान का है, ईरान का भारतीय नौसेना में सर्वोच्च रैंक वाले कमीशन अधिकारी कौन है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा, बताएंगे कौन है यहाँ पर, फ्लीट एडमिरल, क्या हो जाएगा, फ्लीट एडमिरल है, ठीक है। पहले भी एडमिरल आपने बताया था, फ्लीट एडमिरल है, जब मैंने पहले ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का प्रथम शासक था। आंसर करेंगे सैयद वंश का प्रथम शासक था, आंसर करके बताएंगे। सैयद वंश की जो की स्थापना है वह किसने की थी, यह आपको बताना है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे भाई क्या अपना आंसर जो की है यह हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से। खिजर खां, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, खिजर खां ने स्थापना की थी। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो 1414 से लेकर के 1451 तक दिल्ली पर सैयद वंश का शासन रहा है, ठीक है। और इसकी संस्थापक की बात करते हैं तो खिजर खां को इसके फाउंडर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इससे पहले भी याद रखिएगा अपने खानी है या वारली पेंटिंग है, मधुबनी चित्रकला है या कांगड़ा पेंटिंग है। देखो कांगड़ा पेंटिंग की बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश के लिए जानी जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा की घाटियां हैं वहां पर मुख्य तौर पर बनाई जाती है। और वारली की बात करते हैं यह महाराष्ट्र राज्य में बनाई जाती है, ठीक है। और मधुबनी की बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जीआई टैग भी दिया गया था बिहार राज्य को, ठीक है। मधुबनी जो पेंटिंग्स हैं इसमें पौराणिक गाथाओं को दर्शाते हुए या फिर प्रकृति की चीजों को दर्शाते हुए यह जो कि प्राकृतिक कलर बनाए जाते हैं, जैसे कि फूलों से येलो कलर बना लिया गया, पीला रंग बना लिया गया, लाल रंग बना लिया, तो प्राकृतिक चीजों से नेचुरल तरीके से इसके कलर बनाए जाते हैं जिससे कि इस पेंटिंग को बनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बानी थानी की तो ये पेंटिंग्स किस राज्य से संबंधित है, बताओ। चलिए गोविंदा बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। संजय डेली क्लास रहेगी अपनी, और डेली क्लास 10 बजे, आज भी अपनी क्लास 10 बजे स्टार्ट हो गई थी, कल भी अपनी क्लास 10 बजे रहेगी और आप सभी 10 बजे मेरे साथ ही टाइम पर आओगे, लेट नहीं आएगा कोई भी। लेट आओगे तो हाथ ऊपर करा देंगे आपको क्लास से बाहर ही खड़ा करके, बस झांक झांक करके ना पढ़ाई कर पाओगे, और वो हाथ ऊपर करके। क्लास में समय से आना कल, राजस्थान से, बिल्कुल सही, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजस्थान से यह संबंधित है। कभी कभी ना आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है, जैसे कि वारली पेंटिंग है कि वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सोन एक नहीं दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा कराएंगे, डांस थोड़ी नजर आना है अगर लेट आओगे तो। चलिए क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा जरा यहाँ पर कि मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं। हम आएंगे याद, हाँ ये अच्छी बात है, जो समय से आ जाएंगे वो सजा से बच जाएंगे।
चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। किस राज्य ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह है गुजरात राज्य। क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? बताएंगे। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक हिस्सा नहीं है। बताएंगे। जिस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह। तो यह भारत में एलपीजी मॉडल लेकर के आए थे। एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल का जो मतलब था, एल से था यहाँ पे लिबरलाइजेशन, पी से था प्राइवेटाइजेशन, जी से था ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों के तीनों ही आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में जाने जाते हैं, बट केंद्रीकरण इसका हिस्सा नहीं है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर अपना ओड है, बाकी तीनों इसका हिस्सा है। अक्टूबर 2022 में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की है? बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक रसीदें जो की है भाई यहाँ पर लॉन्च की है, यह आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके अच्छे से सर्च